नमस्कार दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको सारी खबरें बताएंगे और तेजी से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारी खबर आप तक हम पहुंचाते रहे। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर प्रचार तेज होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक रैली को संबोधित करने के बाद कहा कि पार्टी भारी बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में आएगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सुरजेवाला ने कैथल में अधूरे पड़े विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वो इस मामले को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जांच कराएंगे। सुरजेवाला ने बीजेपी की राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो 12 साल में सिर्फ 10 कमरे बना सके, लेकिन कांग्रेस यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का निर्माण 2 से 2.5 साल में पूरा कर देगी। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस सरकार सिर्फ 1 साल के कैथल के अतीत के गौरव को बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि इस शहर में जब निर्णय लिया गया कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम सभी को इकट्ठा करेंगे, दस्तावेज तैयार करें और प्राथमिकता के साथ जांच करें। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 साल में केवल 10 कमरे बना सके, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम 2 से 2.5 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर देंगे और हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी लंबित परियोजनाओं पर काम करेंगे और कैथल में जो नुकसान हुआ है कांग्रेस अपने पहले साल में उसकी भरपाई करेगी और अपने पुराने गौरव पर लौटेगी। हम सब काम करेंगे। मेरा मानना है कि कैथल में हमें जो समर्थन मिला है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, ममता बनर्जी के समर्थन में बोले शत्रुघ्न सिन्हा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सुपरस्टार और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वो बहुत घिनौना था, उसमें कोई साथ नहीं देगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह उस घटना पर सियासत की जा रही है वो गलत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। ममता बनर्जी ने जो अपराजिता बिल लाया है वो ऐतिहासिक और बहुत जबरदस्त है और इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना वाजिब नहीं होगा। इस मामले में कानून और जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो बिल आया उससे भी जबरदस्त बिल मैं चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में भी आए। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द भरपूर समर्थन आशीर्वाद दें। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर यही पैमाना है, यही पैरामीटर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कई अन्य मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, उन्नाव का मुद्दा हो, कठुआ का मुद्दा हो, ऐसे कई शर्मनाक घटनाएं हैं। हमने आज तक उस पर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ युवाओं की फौज खड़ी कर रहे अखिलेश यादव। बरेली से बनारस तक सिर्फ 1 दिन का ग्राउंड वर्क तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्साहित दिख रहे हैं और उनका अगला लक्ष्य यूपी में होने वाला है। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और आपको बता दें कि इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की है, जिनमें से 4 लोकसभा सीटों में वो जीत के बाद खाली हुई है। अखिलेश यादव इस चुनाव में जीत के लिए सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर कर रहे हैं और इसी क्रम में उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों द्वारा 9 अगस्त क्रांति दिवस से 10 सितंबर 2024 तक प्रदेशव्यापी छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में कुछ प्रमुख बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे वर्तमान सरकार छात्र छात्राओं और नौजवानों की दुश्मन है, पढ़ाई महंगी है और नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और निर्दोष युवाओं को जाति देखकर गोली मारा जा रहा है। सपा सरकार में छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप, कन्या विद्या धन जैसी तमाम योजनाएं थी जो आज वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद करने का काम किया है। युवाओं को भरोसा दिया जा रहा है कि दुख दर्द को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, नीतीश और बीजेपी और तेजस्वी के कदम ने किया ये बड़ा इशारा। जी हां दोस्तों, बिहार के सियासी माहौल में चुनावी मौसम की गंध आ रही है। सप्ताह भर से बिहार में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिससे हर दल और गठबंधन के मन में शंका का भाव दिख रहा है। चिराग पासवान की अपनी ही सरकार के प्रति उलट बांसी से राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई है। उसके बाद चिराग की तरह ही बोलने वाले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का इस्तीफा आ गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बैठक की और इसी दिन बिहार भाजपा के तमाम सांसद विधायक सदस्यता अभियान के बहाने जुटे। अगले दिन 4 सितंबर को आरजेडी ने भी अपने सांसदों विधायकों
विधायकों की बैठक बुलाई। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए और 6 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच गए। बिहार आने से पहले नड्डा ने चिराग पासवान के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों की अचानक बढ़ी सक्रियता देखकर बिहार में चुनावी माहौल की आहट सुनाई पड़ने लगी है। जनवरी में नीतीश कुमार की एनडीए में पुनर्वापसी हुई और तभी से ये चर्चा रह रहकर होती रही है कि नीतीश कुमार समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। तब ये भी जानकारी मिली कि भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव हो तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद फिर ये चर्चा चली कि नीतीश कुमार जल्द कराने की तैयारी में है चुनाव को, और नीतीश कुमार राज्य में चल रही योजनाओं का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। समीक्षा बैठकें लगातार हो रही है। पिछले साल की नीतीश ने समीक्षा बैठक के दौरान ही कहा था कि काम जल्दी पूरा करें, चुनाव कभी भी हो सकता है, और तब से ये बात रह रह कर उठ रही है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। हफ्ते भर से बिहार की राजनीति में अचानक जो सरगर्मी बढ़ी है उसे भी लोग चुनाव समय से पहले होने वाली संभावना के तौर पर देख रहे हैं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने के बाद से ही इंडिया ब्लॉक ने राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बंद, विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियां बिहार में भी दिख रही है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। हालांकि तीसरी बार उन्होंने यात्रा की तारीख बदली है। नेताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। सांसदों, विधायकों की बैठक के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली गए। संभव है कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर आए और इन गतिविधियों को देखकर चुनावी आहट का अनुमान लोग लगाने लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और इसी के ये सारे संकेत हमने आपको बताया कि आखिरकार ऐसा इशारा क्यों मिल रहा है और नीतीश, बीजेपी और तेजस्वी ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि समय से पहले बिहार में चुनाव होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी से मिलकर नीतीश ने एक और खेल खेला। निशाने पर भाजपा चिराग और उनकी अपनी पार्टी के लोग। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीतिक गतिशीलता ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो दिखता है वो काफी मायने रखता है और इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से अगुवा रहे हैं, जो अपनी स्थिति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए बदलते गठबंधनों और हितों के बीच कुशलता से तालमेल बनाए रखते हैं। बिहार के दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार कहा था कि नीतीश अपने वर्तमान गठबंधन सहयोगी को संतुलित करने के लिए हमेशा 2 खिड़कियां खुली रखते हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन को खत्म करके बीजेपी से हाथ मिलाने के 8 महीने बाद हाल ही में तेजस्वी यादव के साथ इस हफ्ते नीतीश कुमार की मीटिंग ने अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति और गठबंधनों में संभावित बदलावों के बारे में अटकलों का बाजार काफी गर्म कर दिया है। दोस्तों, पहली नजर में ये बैठक नए सूचना आयुक्त के चयन के बारे में थी, जिसमें तेजस्वी चयन समिति में थे, लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के लिए नीतीश, जो एक समय में डबल सिग्नल देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शुक्रवार को जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शहर में थे कहा कि उन्होंने पहली गलती की थी लेकिन ये फिर नहीं होगा। तेजस्वी, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुशवाहा और अन्य पिछड़े समुदायों के समर्थन को मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह अपनी जन आभार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि बातचीत संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार के 65% आरक्षण के फैसले को शामिल करने के बारे में थी और जब नीतीश ने कहा कि मामला अदालत में है, पटना उच्च न्यायालय में जून में कोटा को रद्द कर दिया था, तेजस्वी ने उनसे मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बिहार सरकार ने 2023 की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया था। राजद ने इसे रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसने शुक्रवार को केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन रोक नहीं लगाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को शरद पवार का आश्वासन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने रविवार को उनके निवास पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन से मुलाकात की और इस दौरान डेलीगेशन ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और बिल को खारिज करने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने शरद पवार से कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 भारत के संविधान के खिलाफ है। बोर्ड के महासचिव ML फजलुर रहीम मुजुद्दीन ने पवार को बताया कि ये झूठा दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई कोई भी जमीन या संपत्ति स्वचालित रूप से इसकी संपत्ति बन जाती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए।